Hello students, this is class 9th and we are doing economics chapter number 1, the story of village Palampur, and we have studied some topics in this topic yesterday. Green revolution is the today's topic. And what is the green revolution? Green revolution जो है, green revolution क्या होता है? Green revolution का मतलब होता है कि एक ऐसा रिवॉल्यूशन जो कि हमारे कंट्री की ग्रीनरी में जिसने डेवलपमेंट हासिल किया हो। यहाँ पर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन पर पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में हम लैंड पढ़ चुके थे। लैंड यानी कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जितने भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। कैपिटल में भी हमने 2 टाइप की कैपिटल्स पढ़ी थी, जो कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल थी। देन एंटरप्रेन्योरशिप हमने पढ़ा था। उसके बाद हम ग्रीन रिवॉल्यूशन पे पहुंचे हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मन बोरलॉग द्वारा लाया गया था। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो इसको विश्व स्तर पर लेकर आए थे, वर्ल्ड लेवल पर लेकर आए थे। लेकिन इंडिया में इसको लेकर आया गया जब इंडिया में हमारा देश आज़ाद हो गया और हमारी जो 5 ईयर प्लान्स थे, 5 ईयर प्लान जो थे वो 51 to 55 हमने स्टार्ट किए थे। 1951 से 55 ईयर तक हमने स्टार्ट किया इनको। तो हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे, उन 5 ईयर प्लान्स में हमने हमारा जो फर्स्ट जो था मोटिव रखा, हमने एग्रीकल्चर को हमें अपग्रेड करना था। जब हमें एग्रीकल्चर को अपग्रेड करना था तो एग्रीकल्चर को अपग्रेड करने के लिए हमने बहुत सारी टेक्निक्स भी यूज़ की और उस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी। हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन किया करते थे। तो 1966 में एमएस स्वामीनाथन 1966 में एमएस स्वामीनाथन इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट लेकर आए। 1966 में एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट लेकर आए और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कंसेप्ट में क्या था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था इसमें हमें यूज़ करना था, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे था कि हमें बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करनी है या ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी है जो टेक्निक्स अदर कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि HYV सीड्स, जिसके बारे में हम कल बात कर चुके थे, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आपको मॉडर्न जो भी इरिगेशन सिस्टम है वो आपको यूज़ करना होगा। आपको पेस्टिसाइड्स प्रॉपरली यूज़ करने हैं, आपको फर्टिलाइजर्स प्रॉपरली यूज़ करने हैं। तो ये सभी चीज़ों को यूज़ करने का मतलब था ग्रीन रिवॉल्यूशन। कहने का मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन था दैट हाउ वी इनपुट दीज मॉडर्न टेक्निक्स इन आवर एग्रीकल्चरल मेथड्स। तो इन चीज़ों का यूज़ करके हमें अपने प्रोडक्शन को अपग्रेड करना था, हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना था। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन जब इंडिया में आया तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो हमें कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो एक्सपेरिमेंट था वो हमने सारी की सारी क्रॉप्स के लिए किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंट हमने सभी क्रॉप्स के लिए किया। सभी क्रॉप्स के लिए हमने इसको जैसे चाहे वो व्हीट हो, राइस हो, मेज हो, यानी सभी क्रॉप्स, जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उन सभी क्रॉप्स के लिए हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में जितने भी ये चीज़ें हैं, ये जितने भी मेथड्स हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज, HYV सीड्स वगैरह, ये सब हमने इन सभी में यूज़ किए। और ऑल द स्टेट्स एंड ऑल द प्लेसेस, ऑल द क्रॉप्स पर इसको यूज़ किया गया, सभी प्लेसेस में इसको यूज़ किया गया। अब ये जो जब हमने 1966 में इसका यूज़ किया तो जो हमें इसका रिजल्ट मिला, जो हमें इसका रिजल्ट देखने के लिए मिला, उस रिजल्ट में हमने देखा
कि सारी की सारी क्रॉप्स जो थी वो इसके इफेक्ट को गेन नहीं कर पाई। इसका जो रिजल्ट मिला हमें, उस रिजल्ट में हमने देखा कि सिर्फ वीट और राइस, ये दो ही क्रॉप ऐसी थी, सिर्फ वीट और राइस दो ही क्रॉप ऐसी थी जिन क्रॉप्स पर हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का पॉजिटिव, और पॉजिटिव नहीं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रेट हमें देखने के लिए मिला। ऐसा बेनिफिशियल रेट देखने के लिए हमें मिला कि पहले, इससे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले इंडिया जो था, इंडिया इंपोर्ट किया करता था वीट को अदर कंट्रीज से, इंपोर्ट किया करता था। पहले हम गेहूं को इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन इसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ये इंपोर्ट ख़त्म हो गया और हम हमारे इंपोर्ट यानी कि हमारा यहाँ पर बिल्कुल सेल्फ रिलायंट हो गए, बिल्कुल आत्मनिर्भर हम हो गए वीट के मामले में, राइस के मामले में, इन दोनों के मामले में, और हम अदर कंट्रीज़ को इसे एक्सपोर्ट भी करने लगे। पहले तो हमने क्या किया, अपने सेल्फ रिलायंट हुए, अपने आप की जो भी आवश्यकताएं उनको पूरा किया, उसके बाद हम अदर कंट्रीज़ को वीट और राइस को हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो ये हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत ही अच्छा बेनिफिट हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो बेनिफिट है वो हमें देखने के लिए मिला। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जैसे कि नेचुरल कैलमिटी और फ्लड के आ जाने से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ जाती थी हमारे इंडियन फार्मर्स के पास में। तो ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ किया गया जिन मॉडर्न टेक्निक से हम उन चीज़ों से, उन कैलमिटीज से बहुत जल्दी उबर सकते थे। अब हम बात करते हैं विल द लैंड सस्टेन। ये हमने इसके देखे कि इसके फ़ायदे क्या क्या हुए। फ़ायदे तो बहुत सारे हुए भाई, आज तक भी हम वीट के और राइस के मामले में हम बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट हैं, हमें किसी अदर कंट्रीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अदर कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं। अगर हम बात करें विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या ऐसे ही सस्टेन रही है जैसी फर्टिलाइजेशन हमारा, जैसी फर्टिलिटी हमारी लैंड में पहले थी, क्या वही फर्टिलिटी लैंड में अभी भी है? नहीं, लैंड जो है वो उतनी सस्टेनेबल नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए। ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू हमने बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को हमारे खेतों में यूज़ किया, हमारे फील्ड्स में, हमारी लैंड पर यूज़ किया, और उन फर्टिलाइजर्स के इतने लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने का इफ़ेक्ट ये हुआ कि हमें क्या मिला, हमारी जो लैंड है वो धीरे धीरे क्या हो गई, इनफर्टाइल हो गई। क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इन फर्टिलाइजर्स को मान लीजिए अभी आपने जितनी क्वांटिटी में यूज़ किया है, अगर आप 2 और 3 इयर्स तक अगर उनका यूज़ करते जा रहे हैं तो आपकी जो लैंड है उनको उनकी आदत हो जाएगी, और वो जो हैबिचुअल हो जाती है वो जो लैंड, फिर आगे और ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की जो डिमांड है वो होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने की। इसमें एक और मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ कि जैसे जैसे ये जो लैंड है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू इनफर्टाइल होती जा रही है। आज के टाइम में हम देखिए जो प्रोडक्शन है, जिस इंक्रीमेंट से, जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से हमने इसको चेंज किया, जिस स्पीड से हमने इंक्रीमेंट लिया था इसमें, उसी धीमी गति से, उतनी ही धीमी गति से अब हमारी जो ये लैंड है वो इनफर्टाइल होती जा रही है, यानी हमारी लैंड बहुत ज़्यादा इनफर्टाइल होती जा रही है। तो इसके लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, उन्होंने ये कहा था अब हमें दूसरे ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, और उस ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमें ये जितने भी HYV सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इन सबको हमें क्या करना है, बिल्कुल नो कहना है, यानी कि इनका यूज़ नहीं करना है। हमें हमारे वही ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करना है, जैसे कि जिसमें फर्स्ट मेथड था हमारा मैन्योर, जो कि काऊ डंग वगैरह से हम बनाते थे, कंपोस्ट करना, इन सारी चीज़ों को हमें यूज़ करना है। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि दूसरी ग्रीन रिवॉल्यूशन में कई बार क्वेश्चन भी आता है, दूसरी ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो बच्चे ये लिखाते हैं, सारा गलत है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमें अपने ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। लिमिटेशंस जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वो क्या है?
बिल्कुल HYV सीड्स, HYV सीड्स जो है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हैं बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। प्लस में इनकी जो क्वांटिटी है इससे इनमें भी जो HYV सीड्स होते हैं इनमें भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ का नतीजा ये होता है कि इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो ह्यूमन का जो हेल्थ जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन। प्लस में एक ये है कि जो भी फसलें जो भी आ रही हैं HYV सीड से, फर्टिलाइज़र से, मेनली जो भी चीज़ें हैं वो पेस्टिसाइड्स का जो हम यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, तो वो हमारी हेल्थ पर भी इक्वली अफेक्ट डाल रही हैं, क्योंकि वो सब क्या होता है, पॉइजन ही तो होता है जो पेस्टिसाइड्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स भी क्या है, लाइक अ पॉइजन ही है जो कि हमारी बॉडी को धीरे 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 खत्म करते जाते हैं। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके क्या है, ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स हैं या फिर लिमिटेशंस हैं। अब मैं बात करती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये भी लिमिटेशन एक और मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जो हमने मॉडर्न टेक्निक यूज़ की है, मॉडर्न टेक्निक्स में हम पहले जो यूज़ करते थे वो हम चलाते थे हल। जो इंडिया है, इंडिया में हमारे पास जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वी आर हैविंग सो मच पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। देन हम सोचने की बात है कि हमें हमारी जो टेक्निक्स है वो ऐसी रखनी चाहिए जिनमें मैन जो रिसोर्स है यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में है। लेकिन हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे ही आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन को हमने जैसे ही ईजाद किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू हमने मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। हम बहुत ज़्यादा कई बार चैनल्स वगैरह पे देखते हैं कि जो चीज़ें हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। आप देखेंगे कि उसमें ह्यूमन का एक हैंड भी नहीं लगता, और चीज़ आपको खेतों से उठकर और आपको पैकेट्स में तैयार मिल जाती है, और उसमें एक भी ह्यूमन की नीड नहीं होती है। एक या दो जो पर्सन है वो उसमें लगे होते हैं जो कि सिर्फ वॉच करने के लिए लगे होते हैं। ये सब क्या हो जाता है, मशीन मेड हो जाता है। तो यहाँ पर ये अदर जो कंट्रीज़ है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है वहाँ के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे इंडिया के लिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करना, जैसे पहले हल जोता जाता था तो पर्सन की नीड होती थी कटाई के लिए, सब चीज़ों के लिए तो लेबर होती थी, लेबर को रोज़गार मिलता था, तो जो इक्वली जो रेशियो था इनकम का वो सही था। लेकिन अब क्या हुआ है, मशीनरी थ्रेशर्स आ गए हैं, उन थ्रेशर्स का यूज़ करके लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता और लोग धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड भी हो गए। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है हमारी। तो हमारे पास जब ह्यूमन रिसोर्स इतने ज़्यादा हैं तो हमें क्यों इतना ज़्यादा मैकेनिकल फोर्स को यूज़ करना है, हमें ह्यूमन फोर्स को यूज़ करना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है इंडिया में, मैं पहले तो विलेज पालमपुर की मैं बात करती हूँ कि विलेज पालमपुर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, यहाँ पर जैसे रिच फैमिलीज हम कल बात कर चुके थे काफ़ी हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है वो इस तरीके से है कि जो 75 लैंड है, 75% जो लैंड है वो है रिच के पास। 75% जो लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रिच के पास है, और जो रिच है वो कितने हैं, 10%। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर टोटल 100 फैमिलीज़ हैं, यहाँ वैसे 450 फैमिलीज़ हैं, मान लीजिए टोटल यहाँ पर 100 फैमिलीज़ हैं, और 100 फैमिलीज़ में से जो 10 फैमिलीज़ हैं उन 10 फैमिलीज़ के पास तो इतना बड़ा है, और जो बाकी की 90 फैमिलीज़ हैं उनके पास इतना है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल इक्वल नहीं है। सेम इंडिया में भी यही कंडीशन है, और इंडिया में जो हम देखें तो वहाँ पर जो लैंड है उनका जो साइज़ है, जो कल्टीवेशन के लिए जो लैंड रहती है उसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा है। उसका रीज़न क्या है, लैंड का साइज़ छोटा है, उसका रीज़न है हमारे यहाँ पर ज़मीन को बांटते जाना। जैसे कि मान लीजिए किसी एक फार्मर है, उसके पास ये लैंड है, उसके कितने बेटे हैं, मान लीजिए 2 बेटे हैं, तो उसने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, 2 छोटे छोटे पार्ट हो गए। अब इन दोनों के 2 बेटे हुए, इन्होंने इसने इसको डिवाइड कर दिया, इसने इसको डिवाइड कर दिया, 4 टुकड़े हो गए छोटे छोटे। इन्होंने भी ऐसे आगे चल के ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये इतनी छोटी सी ये बन गई। जबकि ये क्या है कि मान लीजिए इनको डिवाइड ना करके अगर इसे, क्योंकि आधी ज़मीन तो ये जो लाइन है, ये जो इतने बड़े बड़े ये बन रहे हैं, ये आधी ज़मीन तो डिवाइड करने में ही चली गई, तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली कम ही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। और यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है वैसे भी। तो इनको अलग किसी अलग
वर्क में लग जाना चाहिए और बाकियों को क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर करना चाहिए, जिससे कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हमारी जीडीपी भी इंक्रीज होगी। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है इंडिया का भी और विलेज पालमपुर का भी। नेक्स्ट है हमारे पास कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करवाता है, लेबर कौन प्रोवाइड करवाएगा। हमारे पास यहाँ पर है लेबर, हमारे पास कहाँ से आती है, मेनली जो हमारे पास लेबर है वो आती है रूरल एरियाज से। रूरल एरियाज से आने वाली जो लेबर है वो क्यों आती है ज़्यादा, बिकॉज लेबर इलिटरेट होती है। पहले तो जो भी इसमें आती है लेबर वो इलिटरेट है, तो इलिटरेट लेबर जो है वो किस लिए आती है, मेनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए आती है। और जो इंडस्ट्रियल है, मैकेनिकल चीज़ें हैं, वहाँ पर तो लिटरेट पीपल चाहिए, तो उसके लिए आपके पास अर्बन लेबर या फिर रूरल में ही, रूरल एरिया से ही जो लोग पूरे तरीके से डिप्लोमेटिक हैं या फिर पढ़े लिखे हैं वो इसके लिए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रूरल लेबर की, जो जहाँ से रूरल एरियाज ही तो लेबर प्रोवाइड करवाते हैं हर जगह। वैसे भी आपने देखा होगा कि अभी जो ये चल रहा है, ये जो प्रॉब्लम चल रही है वायरस की, इसमें आपने देखा होगा कितने सारे मजदूर गए हैं अपने गाँवों की तरफ। तो वो कहाँ से आए थे, वो सारी लेबर जो थी वो कहाँ से आई थी, इंडस्ट्रीज़ में भी जो लेबर है, कोई भी इंडस्ट्री है उसमें जो लेबर है, एग्रीकल्चर में जो लेबर है वो कहाँ से आई थी, बिल्कुल रूरल एरियाज से आई थी। और अब वो वापस जा रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही है। खैर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रूरल लेबर। रूरल लेबर जो होती है यानी कि जो रूरल एरियाज से आती है, मीन्स जो विलेजेस से आते हैं, विलेजेस से आने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक तो वो अपना घर छोड़कर आते हैं, घर छोड़कर आने के बाद उनको यहाँ पर भी अपना एक कह सकते हैं हम रहने का एक ठिकाना या सर पर एक छत चाहिए होती है। तो बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फिर उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, ये भी हम देख सकते हैं, क्वालिटीज़ भी कह सकते हैं उनको। रूरल लेबर क्या है, रूरल लेबर वो होती है जो लैंडलेस होती है। लैंडलेस यानी इनके पास ज़मीनें नहीं होती हैं, ज़मीनें इनके पास नहीं होती हैं। और ज़मीनें अगर इनके पास होती तो ये लेबर ही क्यों बनते, ये खुद अपनी ज़मीनों पर लेबर नहीं लगाते, बिल्कुल। तो ये जो रूरल लेबर होती है लैंडलेस होती है, और लैंडलेस होने के साथ साथ कई जो रूरल लोग हैं, कई जो लेबर है लोग हैं, वो किस तरीके से लैंडलेस हो जाते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंसकर। यानी जो मनी लैंडर्स होते हैं, मतलब साहूकार वगैरह होते हैं, उनसे ये उधार ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, उनसे लोन लेने के चक्कर में लोन चुकाते चुकाते इनकी ज़मीनें ही बिक जाती हैं। जिसके लिए इन्होंने लोन लिया था वो ज़मीन ही बिक जाती है, और वो ज़मीन बिकने के बाद फिर ये कहीं के नहीं रहते, फिर इन्हें क्या बनना पड़ता है, लेबर बनना पड़ता है, और इनकी ज़मीनें वो सभी साहूकार महाजन जो हैं वो हड़प लेते हैं। तो लैंड इनके पास होती नहीं है, मजबूर होते हैं। लो वेजेस, इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से लोग क्या करते हैं, लो वेजेस प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि इनको बहुत कम मजदूरी दी जाती है। और अगर ये छोड़कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि होते इतनी ज़्यादा संख्या में कि एक जाएगा। वैसे भी इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट ही इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, अगर आप उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई अदर पर्सन आ जाएगा, वो भी आपसे कम वेजेस में। तो यहाँ पर क्या है, लो वेजेस भी एक इनकी क्वालिटी कह सकते हैं या फिर इनकी एक प्रॉब्लम कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयड होते हैं। ये अनएम्प्लॉयड होते हैं तभी तो यहाँ आते हैं, इलिटरेट होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा लो वेजेस दी जाती हैं, और इनका कोई भी पार्ट जैसे प्रॉफिट का एक शेयर है वो भी इनके साथ शेयर नहीं किया जाता। वो भी जो इलिटरेट पीपल हैं, मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो सभी अपने आप में बांट लेते हैं। तो ये रूरल लेबर हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ये कुछ इनकी क्वालिटीज़ हैं। ये हमारा ये टॉपिक हो गया है रूरल लेबर। अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक ये अनएम्प्लॉयड रहते हैं, क्योंकि इनको तभी काम मिलता है जब खेतों में काम रहता है, और जब खेतों में कोई भी काम नहीं होगा या फिर इन्हें काम ऐसे दिया जाता है जब सीज़न चल रहा है इंडस्ट्री में, तब तो इनको वर्क मिल गया। जैसे ही सीज़न बंद हुआ या प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, वैसे इनको फ्री कर दिया जाता है। इनको परमानेंट जो है पूरे साल के लिए इनको जॉब नहीं दी जाती है, ना किसी एग्रीमेंट वगैरह पे
साइन किया करवाया जाता है, तो ईयर के ऑलमोस्ट टाइम जो होते हैं ये अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। जो कैपिटल फार्मिंग में नीडेड होती है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए जिस कैपिटल की नीड होती है, वो कैपिटल आती कहाँ से? कैपिटल हमने दो टाइप से पढ़ी है, वर्किंग कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होती है? फिजिकल कैपिटल होती है जिसे हम एक बार परचेज कर लेते हैं और उसे बार बार, यानी प्रोडक्शन के हर बेसिस पर, हर स्टेज पर हमें उसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो होती है जैसे टूल्स हैं, मशीन है, जितने भी औजार हैं, ये सब क्या होते हैं? फिजिकल कैपिटल होते हैं। और नेक्स्ट होती है वर्किंग कैपिटल, जो कि हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर चेंज होती रहती है, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे लेबर। तो कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, फार्मिंग में जो भी कैपिटल नीड होती है वो कहाँ बोरो करते हैं? मैंने आपको अभी बताया था, ये लोग बोरो करते हैं किनसे? मनी लेंडर से टाइम टू टाइम बोरो कर लेते हैं। इनकी ये खासियत होती है, मनी लेंडर से ज़्यादा बोरो करते हैं। और क्यों करते हैं? जबकि और जो मनी लेंडर्स होते हैं वो उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं और उन पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लगा कर धीरे धीरे उनकी ज़मीनें ही अपने कब्जे में कर लेते हैं, और फिर वो बेचारे क्या बन जाते हैं? लैंडलेस लेबर बन जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो मनी लेंडर्स हैं, इनको अपने डेट ट्रैप में फंसा करके कैपिटल जो होती है इनकी, उसको कंप्लीट अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब मनी लेंडर्स जो हैं वो ये लोग जो है इन पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं, जबकि बैंक भी इनके लिए बहुत ज़्यादा लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है? क्योंकि ये सोचते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा, जो मैं बता रही थी आपको कि रूरल लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? लैंडलेस होती है। लैंडलेस तो है ही, लो वेजेस है, इलिटरेट भी होती है। इलिटरेट होती है तो बैंक में ये ऐसा सोचते हैं कि बैंक में बहुत ज़्यादा जब हम जाएंगे, लोन लेंगे या उनसे पैसा उधार मांगेंगे, तो वो क्या होगा कि हमसे बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई करेंगे, कभी कोई पेपर मांगेंगे, कभी कोई पेपर मांगेंगे, और फिर उन्हें एट अ टाइम देना पड़ेगा। मनी लेंडर को तो भाई गांव का ही इंसान है, गांव का ही आदमी है, अपना ही आदमी है, तो हाँ, क्योंकि जब वो लोन देते हैं तब तो ऐसे कहते हैं अरे नहीं नहीं आप तो अपने हो, ऐसा बहुत ज़्यादा बातों में फंसाते हैं। तो इस तरीके से जो कैपिटल मिलती है वो मनी लेंडर्स ईजीली उनको तब तो दे देते हैं, और जब बार चुकाने की बारी आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा नियम, बहुत ज़्यादा शर्तें लगा देते हैं, और इससे उनकी ज़मीनें भी हड़प लेते हैं, और वो हिचक के लिए या फिर अपनी एक कह सकते हैं इलिटरेसी की वजह से किनके पास नहीं जा पाते, और अपनी सारी की सारी जो ज़मीनें हैं वो बैंक के पास नहीं जा पाते, और जबकि बैंक जो है वो उन्हें बहुत ही कम परसेंटेज में लोन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट अब हम बात करें सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का जो सेल है, प्रोडक्ट का जो सेल है वो कैसे बेचा जाता है? जो प्रोडक्ट का जो सेल है वो कैसे देखते हैं उसको हम? प्रोडक्ट का जो सरप्लस बचता है, सरप्लस का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि एक्स्ट्रा। सरप्लस का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ उसमें अपने ओन यूज़ के लिए, प्रोडक्शन में से जो ओन यूज़ के लिए हमने निकाल लिया, ओन यूज़ करने के बाद जो रिमेनिंग जो पार्ट है, रिमेनिंग जो प्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं सरप्लस। ये क्या कहलाता है? सरप्लस कहलाता है, यानी सरप्लस प्रोडक्शन। इस सरप्लस प्रोडक्शन को क्या किया जाता है? मार्केट में बेच दिया जाता है। सरप्लस प्रोडक्शन को कहाँ भेज दिया जाता है? मार्केट में, और मार्केट में इनको इनके काफ़ी अच्छे प्राइसेस मिल जाते हैं। अगर मार्केट में नहीं जा पाते, कई रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बाहर जाने की फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं है, और बाहर जाने की जब फैसिलिटीज़ इनके पास नहीं रहती हैं तो वो गाँव में ही कुछ मनी लेंडर्स वगैरह को ही अपना, या लैंडलॉर्ड्स वगैरह को अपना प्रोडक्शन सेल कर देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान होता है, बहुत ही कम रेट में वो ले लेते हैं। तो ये सेकंड थिंग है। देखते हैं सरप्लस जो है वो मार्केट में चला जाता है और उसके अच्छे खासे दाम इनको मिल जाते हैं। अब ये एक इसमें बात आती है बफर स्टॉक की। एक छोटा सा पॉइंट है वो बता देती हूँ आपको। बफर स्टॉक क्या होता है, मेरे माइंड में आया तो बता देती हूँ। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक का मतलब है जैसे ये जितना भी सरप्लस है, जैसे अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसे कि वीट है, वीट जो है वो हर स्टेट में नहीं होता, सभी स्टेट में इसकी अलग अलग क्वांटिटी है, तो हर स्टेट जो है वो सेल्फ रिलायंट नहीं है वीट के मामले में। तो जहाँ पर भी वीट जो है वो कम होगा
तो ये जो सरप्लस है ये गवर्नमेंट अपने लिए परचेज कर लेती है, यानी गवर्नमेंट परचेज कर लेती है इस सरप्लस को। जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में वीट और राइस होता है, तो गवर्नमेंट जो है वीट और राइस को पंजाब से परचेज करके, और जो भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर इसकी शॉर्टेज है वहाँ से उसको परचेज करके और वहाँ राशन की जो शॉप्स होती हैं, रेशन जो शॉप्स हैं, उन पर प्रोवाइड करवा देती है। तो ये है हमारा सरप्लस का। अब कल आगे का जो टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे, इसको यहाँ तक पढ़ लीजिएगा कल का और आज का। और अपनी बुक में से मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है सेल ऑफ सरप्लस तक, आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।